कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादे बुलंद हों तो मंजिलें भी झुका करती हैं, और इन्हीं मंजिलों को झुकाने के लिए बुलंद इरादों के साथ हम शुरू करने वाले हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 12, चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा इसका लास्ट लेक्चर होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। बैच का नाम है द्रोणा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं तनुज पंसल। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो उसको देखते हैं फिर हम आगे देखेंगे भाई क्या पढ़ने वाले हैं। इसको देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज का हमारा जो मेन किस्सा रहेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर ही बेस्ड रहने वाला है, ठीक है ना। पिछली बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम शुरू करने वाले थे, तो ऑब्वियसली यहां पे आज हम शुरू करने वाले हैं। पिछली बार तो हमने डाइपोल पढ़ा था, तो अगर डाइपोल में कुछ है तो आप पिछले लेक्चर को जाके डाइपोल में देख सकते हो। तो चलो भाई करते हैं शुरुआत आज के इस लेक्चर की। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि पिछली बार करा क्या था। पिछले बार का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। रिवीजन में अगर आपको ध्यान हो कि भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे जो मेन फॉर्मूला था, जो एक्सियल पॉइंट वाला मेन फॉर्मूला था शॉर्ट डाइपोल के लिए, कि एक्सियल पॉइंट के लिए जो फील्ड होगी, जो मेन याद रखने वाली चीजें थी वो था 2kp/r³। एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो क्या होती है? 2kp/r³, ठीक है ना। दैट इज द मेन फॉर्मूला जो हमने वहां पे बनाया था। अगर शॉर्ट नहीं है तो आपको याद होगा ये बनाया था 2kpr/r² माइनस a² का स्क्वेयर। ये डिस्टेंस था 2a और इसके सेंटर से डिस्टेंस था कितना? r, ठीक है ना। तो ये एक्सियल पॉइंट के लिए था। इक्विटोरियल पॉइंट के लिए, अरे इक्विटोरियल kp/r² प्लस a² की पावर 3/2। और शॉर्ट डाइपोल के लिए इसको क्या बोलेंगे? kp/r³। इसको क्या बोलेंगे? kp/r³। किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है जी। जनरल पॉइंट के लिए kp/r³ √3 cos² थीटा प्लस 1। इसका मैंने आपको बोला था कि इन दोनों की डेरिवेशन करनी है, एक्सियल और इक्वेटोरियल की, और इसकी नहीं करनी। फिर आपको याद होगा कि इसकी जो नेट फील्ड थी उसका एंगल जो बनता था भाई मेरे, उसका जो एंगल बनता था वो आर के साथ, ये आर था डिस्टेंस, आर वाले वेक्टर के साथ, ये आर वाली लाइन है, इसके साथ जो एंगल बनता था वो अल्फा बनता था। तो tan अल्फा हमारे पास आता था tan ऑफ θ/2। ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है यार मुझे, है ना। चमकता चमकता कलर है, तो आपको भी पसंद आ रहा होगा। तो tan अल्फा हमारे पास जो है वो tan θ/2। तो मेन तौर पे डाइपोल का डिस्कशन हमारा इसी के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद डाइपोल के वजह से अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए तो फॉर्मूला Q इंटू E ही है भाई। जो भी चार्ज होगा उसको E से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा, जो भी आपको यहां पे निकालना रहेगा। तो चलिए भाई, अब ये हो गया हमारा रिवीजन पूरा, किसका? डाइपोल का। अब होमवर्क, हाँ कुछ होमवर्क भी है ना। हाँ कुछ तो होमवर्क है ना यार, होमवर्क तो करना पड़ेगा ना हमें। तो होमवर्क में क्या है सुनो। सवाल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इन एक्सियल पोजीशन इज E. If the dipole is rotated through an angle of 90 degree about its perpendicular axis, then electric field at the same point will be। देखो भाई, पता नहीं क्या सर, ये क्या अंग्रेजी लिखी हुई है। बता रहा हूं, रुको मत, है ना। हाँ मतलब रो मत, बता रहा हूं। तो बताने का भाई मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इन एक्सियल पोजीशन इज E। देखो भाई, ये डाइपोल है, दिख गया डाइपोल, ये डाइपोल है। इसके सेंटर से कह रहे हैं r डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन है, r डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन है, और यहां पे फील्ड E है। यहां पे फील्ड क्या है? E। एक्सियल पोजीशन पे फील्ड E है।
अब इन्होंने क्या किया, इस डाइपोल को कर दिया रोटेट, इस डाइपोल को कर दिया क्या, रोटेट, रोटेट कर दिया इस डाइपोल को। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया भाई, 90 डिग्री से इस डाइपोल को कर दिया रोटेट, 90 डिग्री से ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे, ठीक है ना। अगली फिगर में बना दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मतलब बेसिकली मैंने इसको बस यहां पे दिखा देता हूं 90 डिग्री कि ऐसे रोटेट कर दिया। पहले डाइपोल ऐसे था भाई, ऐसे था, ऐसे कर दिया, ठीक है जी, ऐसे कर दिया। अब ध्यान से सुनो भाई, अब ये डाइपोल हो गया ऐसे, पॉइंट तो अभी भी वही है, पॉइंट तो अभी भी वही है, ठीक है ना, इसको नाम देते हैं ए पॉइंट, तो पॉइंट तो अभी भी यही है। अब डाइपोल रोटेट हो चुका है, अब इसी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो, जब भी एक्सियल पॉइंट होता है तो उसके लिए फील्ड की वैल्यू होती है 2kp/r³। अब जैसे ही डाइपोल रोटेट हो गया, मुझे यह बताओ कि ये एक्सियल पॉइंट रहा क्या, नहीं, ये तो इसका परपेंडिकुलर हो गया, इसके, ये तो इसके परपेंडिकुलर हो गया आर के, तो इसका मतलब अब ये कौन सा पॉइंट हो गया, इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, एक तो जिस तरफ डाइपोल होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, और kp/r³ होती है, यानी कि आधी हो गई, आधी हो गई, सिंपल भैया। ये 2kp/r³ और इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये कितना आ गया, kp/r³ आ गया। समझ में आया, आ गया होगा समझ में भाई, सिंपल है। आधे से जब जब 90 डिग्री से इसको रोटेट किया तो ये पॉइंट एक्सियल की बजाय इक्विटोरियल बन गया, ठीक है ना। पहले डाइपोल ऐसे था तो ये इसका एक्सियल पॉइंट था, अब डाइपोल रोटेट कर दिया तो ये इसका इक्विटोरियल पॉइंट हो गया। इक्विटोरियल पॉइंट हो गया तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची है वो कितनी बची है, E/2 बची है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, आधी। तो यही तो आंसर है, ठीक है ना। दैट इज द फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, होगा बेटा, होगा, मिल गया होगा। चलो अब सुनो आगे। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल इज F। पढ़ लो इस क्वेश्चन को एक बार, देख लो, मैं साइड में हो जाता हूं। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल इज F। शॉर्ट डाइपोल है, इत्तू सा छोटा सा डाइपोल है, कोई डिस्टेंस होगा इस पे, ठीक है ना। मान लेते हैं R डिस्टेंस है, मान लेते हैं मैं दिया नहीं हुआ, तो यहां पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, मान लो Q रखा हुआ है, कल भी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। मान लो यहां पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पॉइंट चार्ज पे, ठीक है ना, इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा भाई, इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो होगा F = Q × E, ठीक है ना। F = Q × E, ये डिस्टेंस कितना है R, और F = क्या होगा, Q × E होगा। इफ द चार्ज इज शिफ्टेड अलोंग द एक्सिस टू डबल द डिस्टेंस देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग विल बी, देखो ध्यान से सुनो, पहले तो E लिखो, 2kp/r³, ठीक है, वो लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि इसको, चार्ज को डबल डिस्टेंस पे ले गए, इसी चार्ज को उठा के डबल डिस्टेंस पे ले गए भाई, डबल डिस्टेंस पे, R से कहां ले गए, 2R पे, R से कहां ले गए, 2R पे ले गए भाई, डबल डिस्टेंस पे, ठीक है ना। इसको कहां ले गए, डबल डिस्टेंस पे ले गए भाई मेरे, डबल डिस्टेंस पे, ठीक है ना। इसको डबल डिस्टेंस पे आप ले जा चुके हो, ठीक है ना, इसको डबल डिस्टेंस पे ले जा चुके हो, तो अब डबल डिस्टेंस पे जो फोर्स होगा वो कितना लगेगा। अब 2R पे ले गए, अब कितना फोर्स होगा सुनो जरा, Q × E'। अब यहां पे E' मान लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां पे E तो होगी नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, यहां पे E' मान लूं, हाँ, तो Q × 2kp/r, 2R का क्यूब, 2R का क्यूब, ये बात समझ पा रहे हो, R की जगह 2R आ गया, इसका मतलब 8 आएगा नीचे,
यहां लिख देता हूं नीचे, Q इंटू 2 KP बाय 8R3, 8 आ जाएगा नीचे, बाकी तो सब सेम ही है, बाकी तो सब सेम ही है। इस फोर्स को भी F डैश बोल देता हूं, समझ पा रहे हो? ठीक है ना, बस 8 आ गया नीचे और कुछ नहीं हुआ। R की जगह हो गया, देखो डिस्टेंस क्या हो गया, R की जगह 2R, ठीक है ना, 2R का क्या हो गया क्यूब। मैं आपको देखो, मेंटोस जिंदगी क्या है, मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी यह है कि जो भी फोर्स है ये वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R3 के, है कि नहीं है? ठीक है ना, डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया, डबल हो गया तो यहां पे क्या आ गया, 1/8R3 आ गया, यानी कि 8 से डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया नीचे, बताओ भाई, क्या 8 से डिवाइड हो गया? बस यही देखना आपको। मेंटोस जिंदगी ये कह रही है कि भैया ये फोर्स क्या हो गया, प्रोपोर्शनल था R3 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R3 के, R की जगह 2R हो गया, उसका क्यूब हो गया, नीचे 8 आ गया, तो फोर्स कितना हो गया, F/8, खत्म बात। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे R3 आएगा, R² नहीं आता डायपोल में, ठीक है ना। फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई पता है, तो उसके हिसाब से हमने फोर्स जो है यहां पे फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है ना। तो फोर्स पूरा पूरा हमने यहां पे निकाल दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है, ठीक है जी। आई होप दैट शुड बी वेरी 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 क्रिस्टल क्लियर टू यू। समझे, समझे बंधु, समझ गए, ग्रेट। चलो भैया अब पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ने में क्या है सुन लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, क्या करती है, उस पे नजर मारते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब डाइपोल कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं। सुन लो, डेफिनेशन सुनो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, मेजर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। सुनो, मान लो किसी रीजन में आपको पता करना है कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी। मान लो मैं इसी कमरे का एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है ना, इसी कमरे का एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो इस कमरे में एक आधा कोई चार्ज है, सपोज करो, तो उसकी वजह से फील्ड लाइंस कम होंगी, है ना। तो अगर ज्यादा चार्ज है तो फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, और ज्यादा चार्ज है तो और ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी। वो फील्ड लाइंस कितनी हैं, कितनी ज्यादा या कितनी कम हैं, ये मेजर करने के लिए हमारे पास जो क्वांटिटी है दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमें यहां पे लिखी हुई दिखाई दे रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करती है भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर रही है, मेजर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर करती है थ्रू अ गिवन एरिया, गिवन एरिया के थ्रू। ध्यान से सुनो, मान लो अपने पास ये एरिया है, ये क्या है सर, ये क्या बना दिया सर, ये एक एरिया बनाया है मैंने, ठीक है ना। सुनो, ऐसे थोड़ा व्यू समझने की कोशिश करना, ऐसे है, ठीक है, समझ गए, ऐसे है। इस एरिया के थ्रू फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस करती हुई दिखानी है मुझे कि इसके थ्रू क्रॉस कर रही हैं। एक गोल सा ये एरिया ले लिया, अब इसके थ्रू फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना, इसको क्रॉस करके इधर निकल रही हैं, जैसे मेरे हाथ को चीरती हुई उधर निकल जाए, मेरे हाथ को चीरती हुई उधर निकल जाए। इस रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, कितनी क्रॉस करके उधर से उधर निकल रही हैं, यह पता करने का जो एक मेथड है या जो एक क्वांटिटी है जो ये बताती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो मेजर करती है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करके
दूसरी तरफ जा रही हैं, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझे? अब ये फ्लक्स इतनी होगी, कितनी होगी सर? कितनी होगी? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले तो लिखा जाता है बेटा फाई से, ये सिंबल है फाई, ये इसको लिखने का तरीका है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। सर ये क्या फॉर्मूला हुआ? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, और कॉस थीटा भी बीच में आता है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कॉस थीटा क्या है और क्यों आ रहा है यहां पे, ठीक है ना? पूरा समझाया जाएगा, टेंशन ना ही लेने का है ना, बिल्कुल भी टेंशन हमें ना ही लेना है। चलो सुनो फिर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मुझे एक बात बताओ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी क्या उतनी ज्यादा लाइंस होंगी? उसके प्रोपोर्शनल है। जितना एरिया ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा, क्या उतनी लाइंस ज्यादा होंगी? बिल्कुल होंगी भाई। जितना एरिया ज्यादा उतनी लाइंस ज्यादा, जितनी फील्ड ज्यादा उतनी लाइंस ज्यादा भाई, फील्ड लाइंस। जितनी फील्ड ज्यादा उतनी फ्लक्स ज्यादा भाई, लाइंस ज्यादा हो गई। एरिया ज्यादा हो गया, बड़ा एरिया हो गया, तो उसमें से ज्यादा लाइंस क्रॉस कर सकती हैं। छोटा सा एरिया होगा, उसमें से कम लाइंस क्रॉस कर पाएंगी। तो ये तो आ गया। सर ये फिर कॉस थीटा क्या है? क्या है ये कॉस थीटा? सोचो दया, सोचो। सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कॉस थीटा लिखा हुआ है, ए डॉट बी का आपको मतलब पता है, ए डॉट बी का मतलब आपको पता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा क्या बन गया? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सर ये क्या चीज है? सुनो मेरी बात, अभी वेक्टर वाला कंसेप्ट आपको समझाता हूं सारा, लेकिन पहले इस बात को समझने की कोशिश करो। मान लो जो एरिया आप कंसिडर कर रहे हो वो ऐसे है, ऐसे, मतलब इसको मैं अगर प्लेन में दिखाऊं तो y और ये z, ठीक है, YZ प्लेन, ऐसे जैसे मैं शीशे में अपनी शक्ल देख रहा हूं इस तरीके से, ये YZ प्लेन है भाई, ठीक है ना? दिस इज द YZ प्लेन। अब इसके थ्रू एक तो लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूं, इसी को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, ठीक है ना? इसी एरिया को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं। ये लो, इस एरिया को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया भाई, ऐसे टेढ़ा कर दिया। देखो ऐसे था एरिया, ये देखो मेरी तरफ देखना बस, ठीक है ना? मेरी तरफ देखना, हो सकता है डायग्राम से उतना आपको क्लियर ना हो, लेकिन मेरी तरफ देख के क्लियर हो जाएगा भाई। ऐसे है, अब ऐसे कर दिया है, समझ रहे हो? एरिया अब सीधा नहीं है, सीधा परपेंडिकुलर नहीं है, सीधी नहीं है, ठीक है ना? इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधा टकरा रही हैं एरिया से। अब मैंने एरिया को ही टिल्ट कर दिया। सपोज करो, अब एरिया को मैं बार बार ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं लाइन बना देता हूं, ठीक है ना? बार बार ऐसे नहीं बनाऊंगा, सपोज करो मैं लाइन बना देता हूं, ठीक है ना? ये मान लो कि भैया ऐसे है एरिया, ठीक है ना? अब ऐसे हो गया एरिया, ऐसे की बजाय ऐसे हो गया। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे हो गया भाई? थीटा एंगल पे हो गया, ठीक है ना? दैट इज एरिया ऐसे की बजाय ऐसे हो गया, थीटा एंगल पे हो गया, ठीक है ना? अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि अब आपको फ्लक्स लिखनी कैसे है। इस पर्टिकुलर केस में आपकी यहां पे थीटा का भी यूज होगा। अब यहां पे थीटा का भी यूज हमारे पास होने वाला है। सर थीटा का यूज कैसे होगा? सुनो जरा, ये मान लो कि एरिया ए है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट
जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा। बोलो भाई, इसका ये वाला कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो एरिया ए है मान लो, तो ये एरिया क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। ये वाला एरिया क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। तो कई बार सिचुएशंस क्या होंगी, मेरी बात बहुत क्रिस्टल क्लियर समझो, कई बार सिचुएशंस ये होंगी कि भैया जो एरिया गिवन होगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर गिवन नहीं होगा। तो जब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर गिवन नहीं होगा तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे एरिया वेक्टर को या एरिया के एंगल को। कैसे यूज करेंगे वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ध्यान देना, मैं अगले पेज पे आपको लेके चलता हूं। एरिया वेक्टर क्या चीज है, एरिया वेक्टर क्या देखना है, कैसे देखना है। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फिर कहो एरिया। हमेशा सरफेस के या एरिया के परपेंडिकुलर होगा। क्या चीज, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के या एरिया के परपेंडिकुलर लेना है। क्या चीज लेनी है, एरिया वेक्टर। एरिया वैसे तो भैया हम स्केलर ही मान के चलते हैं अभी तक, ठीक है ना, लेकिन यहां पे हम अपने मतलब के लिए एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मान के चलेंगे। हमारा मतलब है, हमारा है ना, अपुन का मतलब है, तो अपुन ऐसा मानेगा, ठीक है ना, अपुन जो है झुकेगा नहीं, अपुन ऐसा मानेगा। अब समझो, मान लो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, एक्स वाई जेड, मान लो एरिया ऐसे है, एरिया एक्स वाई प्लेन में है। एरिया किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, मतलब सरफेस किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो इसका एरिया वेक्टर या तो जेड में होगा या माइनस जेड में होगा, परपेंडिकुलर होगा। आके लेना आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप यह समझो कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। इस चीज को समझो, ये मेरे पास एरिया है, सरफेस है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन है। सपोज करो ये प्लेन जो है ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना। इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ये मार्कर या पेन को देखो, देखा, इसका एरिया वेक्टर या तो बाहर आएगा, बाहर आएगा, या फिर एरिया वेक्टर अंदर की तरफ जाएगा, उल्टा। ये देखो, दोनों दिख रहे हैं, दोनों साइड दिख रही हैं, दिख रही है ना, इधर भी इधर भी, है ना, दोनों दिख रही हैं। ऐसे रख रहा हूं मैं, आपकी तरफ भी है और उधर भी है, दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो के कैप भी हो सकता है और माइनस के कैप भी हो सकता है। अच्छा जी, सिमिलरली अगर मैं इसको किसी और प्लेन में ले जाऊं, जैसे मान लो ये YZ प्लेन, YZ प्लेन, YZ प्लेन मतलब ये Y आपकी तरफ Z, तो ये YZ प्लेन हो गया। 3D समझना थोड़ी सी यार, 3D है इस टॉपिक में, ठीक है ना। तो YZ प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो या तो इधर होगा x में या फिर इधर होगा माइनस x में, मतलब माइनस आई कैप, या फिर एरिया वेक्टर होगा प्लस आई कैप। ध्यान से सुनो, ये देखो YZ प्लेन देख लो, एरिया वेक्टर या तो इधर है या फिर इधर है, ठीक है ना। होना क्या चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस इधर या इधर। अरे राजू ये तो इधर होगा रे, इधर ही होगा, ठीक है ना, और इधर ही होगा। ये तो हो गई YZ प्लेन की बात। अच्छा, अब अगर XZ प्लेन में बना दें, सर XZ प्लेन में कैसे बनाओगे, मैं सारे बना के दिखाता हूं आपको, टेंशन नहीं होने का, है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का कि सर XZ प्लेन में बनेगा कैसे।
अरे ये वाई क्यों बोल दिया मैंने, हाँ ये, अरे मैं लिख रहा हूं ये मिट रहा है यार, क्या मतलब है। ये एक्स जेड प्लेन है भाई, एक्स जेड प्लेन, ऐसे आपकी तरफ जेड, इधर एक्स, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन। इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा या तो ऊपर होगा प्लस जे कैप में, या फिर एरिया वेक्टर होगा माइनस जे कैप में। समझ पा रहे हो, एरिया वेक्टर एक्स वाई प्लेन का के कैप या माइनस के कैप में, वाई जेड प्लेन का आई कैप या माइनस आई कैप में, और एक्स जेड प्लेन का, ठीक है ना, ये कौन सा प्लेन हो गया, मैं लिख देता हूं, एक्स जेड प्लेन, इसका प्लस जे कैप या माइनस जे कैप में। ये एरिया वेक्टर देखने का तरीका है, ये एरिया वेक्टर देखने का तरीका है भाई, समझे, क्लियर हुआ, ये एरिया वेक्टर देखने का तरीका है। ये मैंने आपको बताया एरिया वेक्टर की कहानी जो मुझे थी आपको सुनानी, तो ये एरिया वेक्टर की कहानी मैंने बयान करी है यहां पे, क्लियर, बहुत अच्छे, ठीक है ना, एरिया वेक्टर की कहानी मैंने यहां पे पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है सर, आपने तो एक्सप्लेन कर ही दी है एरिया वेक्टर की कहानी, तो फिर सर, हाँ फिर आगे क्या, सुनो, अब ये जो है ये हो गया वाई जेड प्लेन, ठीक है, सॉरी एक्स जेड प्लेन, इसका वाई में, एक्स वाई प्लेन का जेड में, और वाई जेड प्लेन का एक्स में, बस ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलो अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है फ्लक्स का ई ए कॉस थीटा या फिर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों ही बोल सकते हो, एक स्केलर फॉर्म में एक वेक्टर फॉर्म में। थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ये उन दोनों के बीच का एंगल होगा भाई, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बनेगा, ठीक है जी। कैसे बनेगा सर, मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, सुनना जरा, सुन लेना, है ना, हाँ सुनना जरूरी है, हाँ। देखिएगा, अब मान लो हमारी जो एरिया है हमारा वो ऐसे है, ठीक है, ये एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ठीक है जी, होगा, बिल्कुल होगा। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इन दोनों के बीच, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो ई और ए के बीच जो एंगल है वो कितना बन रहा है, थीटा। ई और ए के बीच एंगल अब कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है ना, लाइंस टेढ़ी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे टेढ़ी हैं यार, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे टेढ़ी आ रही हैं, समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है, तो इस केस में फ्लक्स कितनी होगी, ये कॉस थीटा। अच्छा सर, सर अगर हमें थीटा ना लगाना हो, सुनो मेरी बात, केसेस, सुनो केसेस, पहला केस क्या लेंगे, पहला केस लेंगे जब थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, ये पहला केस है। ये कब होगा, जब फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, जब फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, इसको बोलेंगे कि भैया ये पहला केस है जिसमें थीटा 0 डिग्री है। तो ई ए
कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा प्लस ई ए, ठीक है ना। कॉस जीरो कितना हो गया 1 हो गया भाई, ठीक है ना। दूसरा केस क्या है सर, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, सर कैसे, सुनो जरा। ये एक्स जेड प्लेन में बना दी मैंने, किस प्लेन में बना दी, एक्स जेड प्लेन में। ध्यान से देखो इधर, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है, एक्स वाई जेड। ऐसे हो गए एक्स जेड प्लेन, ठीक है ना, एक्स जेड प्लेन है। अब इसमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब एरिया वेक्टर तो इसका या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, मानते हो, अभी बताया था मैंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है मान लिया, ठीक है ना। एरिया वेक्टर, अब ये एक्स जेड प्लेन है, तो इसका एरिया वेक्टर या तो ऊपर या फिर नीचे, या तो ऊपर या फिर नीचे, जो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो इस केस में जो फ्लक्स होगी ई ए कॉस 90, और कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, तो फ्लक्स कितनी आ जाएगी 0, यानी कि कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रही, नो फ्लक्स पासिंग, कोई भी फ्लक्स इसमें से पास नहीं कर रही है, कोई भी फ्लक्स इसमें से पास नहीं कर रही है। अब इसको फिजिकली समझो, ये तो मैथमेटिकली हो गया, इसको फिजिकली समझो, मेरी बात को बहुत क्रिस्टल क्लियर समझना, ठीक है। सुनना, पहले केस में ऐसे है, ठीक है जी, एरिया वेक्टर मान लेते हैं उस तरफ है, मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस करके जा रही हैं कि नहीं जा रही, बताओ भाई, जा रही हैं कि नहीं जा रही, बताओ भाई, जा रही हैं कि नहीं जा रही, जा रही हैं, बिल्कुल जा रही, ठीक है जी, जा रही हैं, 100% जा रही हैं, E इंटू ए, क्लियर, ओके। दूसरे केस में जो ये प्लेन है वो ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हमने हवा मारी, इलेक्ट्रिक फील्ड चली जा, इलेक्ट्रिक फील्ड चली जा, हाँ ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर चली गई। मुझे बताओ क्या ये इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, ध्यान से देखो जरा, ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा पास आके दिखा देता हूं, इसको देखो जरा, क्या ये इसको क्रॉस कर रही है, बताओ, क्या ये इसको क्रॉस कर रही है। क्रॉस करना तो ऐसे होगा ना, क्रॉस करना तो ऐसे होगा। अब ये एक्स जेड प्लेन है और ये फील्ड लाइन इसके पैरेलल चली जा रही है, देखो फील्ड लाइन इसके पैरेलल चली जा रही है। एरिया वेक्टर कहां है, ऊपर, एरिया वेक्टर कहां है, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। मुझे एक बात बताओ, देखो दो तरीकों से आप पता कर सकते हो कि जीरो फ्लक्स है। एक कैसे सर, एक तो ये तरीका कि भैया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। दूसरा तरीका सर, दूसरा सोच के, बिना फॉर्मूले के, मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी ये कह रही है कि भैया ये तो पास ही नहीं कर रही, ये देखो ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल जा रही है, बिल्कुल भी इसमें से क्रॉस करके नहीं जा रही, इसको क्रॉस नहीं कर रही, ऐसे या ऐसे नहीं जा रही, इसके पैरेलल निकल जा रही है, ठीक है ना, इसके पैरेलल निकल जा रही है, दिख रहा है आपको, ठीक है ना, मैं भी देख लेता हूं, दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है आपको, है ना, तो इसके पैरेलल निकल जा रही है, तो इस केस में फ्लक्स क्या होगी, जीरो होगी। समझे, थोड़ा समराइज करता हूं मैं आपके लिए। पहला केस था क्या, थीटा 0 डिग्री का, इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, जो मैंने यहां पे बनाया था। तो इस केस में फ्लक्स आई E इंटू ए,
इसको आप बोल सकते हो कि एरिया वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस बट पैरेलल टू एरिया वेक्टर। एक बात ध्यान देनी है कि किसके साथ क्या एंगल है। देखो, अगर एरिया वेक्टर के साथ देखोगे तो 0 डिग्री एंगल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के तो परपेंडिकुलर है ना। बताओ भाई, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बताओ, सरफेस के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये देखो, सरफेस ये रही सरफेस YZ प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर के पैरेलल है। एरिया वेक्टर के पैरेलल है, एरिया वेक्टर के साथ एंगल 0 डिग्री है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, क्योंकि सरफेस, जो भी सरफेस होती है, एरिया वेक्टर उसके साथ परपेंडिकुलर ही होता है। समझे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर के पैरेलल है। ये हो गया केस। दूसरा केस जो अभी हमने बनाया था कि थीटा 90 डिग्री, इसमें क्या बनाया था? एरिया वेक्टर ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है कि वही वो ऐसे है। तो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। देख रहे हो? अगर एरिया वेक्टर के देख रहे हो तो परपेंडिकुलर है, लेकिन सरफेस के क्या है? पैरेलल है। सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? एक्स में। ये सरफेस कौन सा प्लेन है? XZ। एक्स के तो पैरेलल हो गया ना, ये है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, पैरेलल टू सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। इस केस में थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो इसीलिए फ्लक्स यहां पे क्या आ रही है? 0 डिग्री। समझे? क्लियर? तीसरा केस, थीटा 180 डिग्री। अगर मान लो आप भैया एरिया वेक्टर को तो इसी तरफ मान लो और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपोजिट मान लो, ठीक है ना। तो फ्लक्स EA cos 180 तो क्या बन जाएगा? माइनस EA cos 180, दैट इज माइनस EA। तो इस केस में माइनस EA फ्लक्स आ जाएगी। क्लियर है जी? 0 EA माइनस EA, ये तो हो गए स्पेशल केस। उसके अलावा कुछ भी है तो EA cos थीटा या E वेक्टर डॉट A वेक्टर तो फॉर्मूला है ही। बस आप क्वेश्चन में देख रहे ना कि आपको एंगल किसके साथ दिया है। कई बार धोखा हो जाता है। ध्यान ये रखना कि थीटा जो एंगल है वो एरिया वेक्टर के साथ होना चाहिए, सरफेस के साथ नहीं, एरिया वेक्टर के साथ, क्योंकि इस केस में एरिया वेक्टर के तो पैरेलल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के परपेंडिकुलर है। सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल है। इस केस में सरफेस के तो पैरेलल है, क्योंकि सरफेस भी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, तो सरफेस के तो पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो एंगल किसके साथ दिया है यह ध्यान रखना भाई, पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखना। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए कि हां ऐसे कर लेंगे, ऐसे ना ही होगा भाई। प्रॉपर रूल के साथ चलना पड़ेगा। चलो सर ठीक है, समझ गए। फिर यूनिट्स बता दीजिए सर। हाँ यूनिट्स बता देता हूं, ऐसे प्यार से पूछोगे तो यूनिट्स बताएंगे यार। यूनिट्स क्या है? EA cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होते हैं यार न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एरिया के मीटर स्क्वायर। तो इसके यूनिट्स आ गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एसआई यूनिट्स हो गए। ठीक है जी, एसआई यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरी बात, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये, दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका आंसर जो है एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। देखो ना, इन दोनों के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, ई वेक्टर ए वेक्टर, इसके ऊपर नहीं लगा हुआ। ये तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा स्केलर होता है। ठीक है जी, स्केलर प्रोडक्ट भी डॉट प्रोडक्ट का नाम होता है, तो स्केलर ही आएगा। सर अगर डायमेंशन निकालने हैं तो, हाँ डायमेंशंस, तो डायमेंशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे बहुत आसान है ना, डायमेंशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। डायमेंशंस कैसे आएंगे देखो जरा। पहले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन यानी कि फोर्स, फोर्स के डायमेंशन होते हैं mL/t-2 होते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय कूलम, बाय कूलम, कूलम मतलब चार्ज, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, अगले चैप्टर में हम करंट को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो करंट की होती है एम्पियर और टी टाइम के लिए, और मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब फ्लक्स ये क्या आ गई, m l का क्यूब, l का क्यूब, ठीक है ना, t की पावर -3, t की -2 है, और ये t की पावर -3, और ये a भी ऊपर चला जाएगा तो a की पावर -1। तो ये हमारे पास फ्लक्स के डायमेंशंस आ गए। ठीक है ना, m l क्यूब, t की पावर -3, और फिर उसके बाद हमारे पास a की पावर -1। ये इसके क्या हो गए, डायमेंशंस हो गए, यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई, क्वांटिटी बता दिया कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूला बता दिया। ठीक है ना, फॉर्मूला बता दिया और केसेस बता दिए। और ये करती क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करती है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी फ्लक्स, जितना ज्यादा एरिया उतनी फ्लक्स। तो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी कितनी है, मात्रा कितनी है, तो उसको ये सिग्निफाई करती है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा ज्यादा है, अगर ये कम है तो भैया ये कम है ना, जो क्रॉस कर रही है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया जो क्रॉस कर रही है। ठीक है जी, हाँ हाँ, अब आते हैं सवाल पे। जी हाँ, सवाल देखो, सवाल देखो क्या है, 2006 में आया था, 2006 में यह सवाल पूछा गया था। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। यह स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड L है। ठीक है ना, ये इन द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब पेपर मतलब जिस पेपर पे आप बना रहे हो, मेरे लिए पेपर की जगह स्क्रीन हो गया। ठीक है ना, मैं अपने लिए बोलूं तो मेरे लिए स्क्रीन, आपके लिए पेपर, क्योंकि आप पेपर पे बना रहे हो, तो मेरे लिए स्क्रीन का प्लेन हो गया। तो इसमें एक स्क्वायर रखा गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, आगे भी बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट्स होती हैं जो एसआई यूनिट्स कहलाती हैं, एक न्यूटन पर कूलम ये वाली, और इसको वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में है। इसका कौन सा प्लेन हो गया बेटा, ये एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है जी, इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ नीचे नीचे है, ऊपर नहीं है, नीचे नीचे है, ऊपर नहीं है। ठीक है जी, फिगर को देखिए, देख लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एसआई यूनिट्स एसोसिएटेड विद द सरफेस, सरफेस के साथ कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के साथ कितनी एसोसिएट होगी। एक बात बताओ, ये कौन सा केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस है,
पैरेलल टू द सरफेस है भाई। केस बताऊं कौन सा है? ये वाला पैरेलल टू द सरफेस है। देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है भाई, क्रॉस नहीं कर रही भाई। फ्लक्स तो तब आती, फ्लक्स का मतलब होता है कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं भाई। ये मेरा हाथ है, इसको क्रॉस करके इसको चीर फाड़ के निकल जा रही हैं इससे, है ना। चीर फाड़ कर निकल गई, निकल गई, निकल जा। नहीं निकल रही ना भाई लाइंस। कहां निकल रही हैं लाइंस? नहीं निकल रही। ये तो भैया ये है सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े प्यार से इसके पैरेलल निकल गई है। पैरेलल, ठीक है ना, इसके पैरेलल निकल गई है लाइंस यार, समझे? इसके पैरेलल निकल गई लाइंस। तो फ्लक्स अपनी समझ से बताओ, अपनी समझ से, मेंटोस जिंदगी से बताओ। फ्लक्स जीरो होगी। कहां है जीरो? ये रहा जीरो। पता नहीं क्या लिख रखा है ये। सुनो, अब सुना रहा हूं मैं। ये तो हो गई मेंटोस जिंदगी, क्रॉस नहीं कर रही, चीर फाड़ के नहीं निकल रही। अब सर मैथमेटिक्स, ये तो मेंटोस जिंदगी है। नॉर्मल जिंदगी, उसमें मैथमेटिक्स होगा। ई ए कॉस थीटा, थीटा किसके बीच एंगल होता है? ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच। ये ई किस तरफ है? आई कैप। एक्स वाई प्लेन है ये, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? के कैप और माइनस के कैप। बताया था ना, इधर देखो, एक्स वाई प्लेन का एरिया वेक्टर के कैप या माइनस के कैप। तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो या तो बाहर या अंदर, या बाहर या अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आई में है और एरिया वेक्टर के या माइनस के में है, तो क्या ये आई और के आपस में परपेंडिकुलर है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसका मतलब थीटा यहां पे क्या है? 90 डिग्री है। तो फ्लक्स कितनी होगी? जीरो। यह है नॉर्मल जिंदगी। भाई मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये मेंटोस जिंदगी से डायरेक्ट लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जा रही है सरफेस के, सरफेस के पैरेलल है, और एंगल 90 डिग्री है। किसके बीच में? एरिया वेक्टर के साथ। एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री है, सरफेस के पैरेलल है। जीरो। और नहीं चिल्ला सकता भाई मैं, ये चिल्लाने की लिमिट है मेरी। मतलब चिल्ला तो और भी सकता हूं, लेकिन फिर मुझे पता है कि कल को भी आके मुझे ही लेक्चर लेना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों के लिए भी दिक्कत हो जाएगी और मेरे लिए भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाँ इधर आ जाओ आप। इधर देखो कि हम क्या कहना चाहते हैं भाई। स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर in the plane of the paper is placed in a uniform electric field acting along the same plane at an angle theta to the horizontal side of the square as shown in the figure. The electric flux linked to the surface in units of voltmeter is. सुनो, बड़ी क्लियर कट बात सुनो। स्क्वायर सरफेस कह रहे हैं साइड एल है, ठीक है। इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ये पेपर का प्लेन, ये स्क्रीन का प्लेन, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन के अंदर है। एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। ये हॉरिजॉन्टल साइड है स्क्वायर की, ठीक है ना। ये स्क्वायर की हॉरिजॉन्टल साइड है, इसके साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा, ठीक। एज शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू इट। भैया दिमाग लगाओ, मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी क्या कह रही है कि भैया ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
थीटा एंगल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा एंगल है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा एंगल। अब ध्यान से देखो तो कंफ्यूज हो सकता है, सर ये थीटा एंगल कौन सा है, ये वो वाला थीटा एंगल नहीं है जो हमारे पास फॉर्मूले में होता है, वो अलग होता है, ये अलग है। वो किसके साथ एंगल होता है, एरिया वेक्टर के साथ, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका आप देखो सरफेस ऐसे है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में है। भाई आप खुद सोचो, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में है ना, थोड़ी टिल्टेड है बस, लेकिन है तो इसी प्लेन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। और ये स्क्वायर कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके जा रही है, नहीं, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे जा रही है। ये देखो, क्रॉस करने का मतलब होता है कि ऐसे जाए, इसको चीर फाड़ के निकल जाए, स्क्रीन को तोड़ के बाहर आ जाए, ऐसा थोड़ी हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा ना, ऐसे थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्रीन को तोड़ के बाहर आ रही है, नहीं आ रही ना। हाँ, इसी तरीके से होता है भाई। मतलब मैं एक बार, एक बचपन में, जब मैं बहुत छोटा था, बचपन में सारे ही छोटे होते हैं, तो उस टाइम पे मैं एक सीरियल देख रहा था, बड़ा डरावना सीरियल था। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्क्रीन तोड़ के बाहर आ गई, हुआ ये कि डरावना सीरियल था आहट, नाम सुना होगा आपने। उसमें क्या दिखा रखा था, रात का समय था, तो मुझे लगा कि यार कुछ आज एडवेंचर करते हैं, तो रात को डरावना सीरियल देखते हैं। तो मैंने देखना शुरू किया उसको। अब उसमें क्या था कि भाई एक लड़की थी जो शीशे के सामने खड़ी थी, शीशे को सामने देख के निहार रही है कि मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ, कमाल लग रही हूँ, बड़ी खुश थी वो। एकदम से क्या होता है, एकदम से उस शीशे के अंदर भूतनी आ जाती है, चुड़ैल कह लो, डायन कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। भूतनी आ गई वहां पे। अभी तक तो लड़की की शक्ल थी अंदर, भूतनी आ गई, लड़की डर गई भाई। उस भूतनी के हाथ में था पेचकस, पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर कह लो आप, के मारा, सीधा लड़की को जाके लगा। 2 सेकंड पहले लड़की अपनी शक्ल देख रही थी कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे से सुंदर कुछ नहीं है, और 2 सेकंड बाद खल्लास। इतना डर गया मैं, छोटा था यार, इतना डर गया मैंने, 7 दिन तक अपने घर पे शीशा नहीं देखा यार, 7 दिन तक, कि भाई ये लगा ये तो हो गया भाई, खत्म हो गया ये तो, मतलब मैं शीशा अगर देखूंगा तो गया भाई, खत्म। उसके बाद थोड़ा सा घर वालों ने समझाया, तो फिर मेरी सांस में सांस आई कि भैया अब ठीक है ना। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, एंगल थीटा है, एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है। यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे उस भूतनी के साथ हुआ था कि पेचकस स्क्रीन से निकल के, शीशे से निकल के बाहर आ गया, यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड शीशे के बाहर नहीं आ रही, शीशे के अंदर नहीं जा रही, उसके पैरेलल है। तो मेंटोस ये जिंदगी कहती है कि फ्लक्स जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या है, पैरेलल है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है। मेंटोस जिंदगी तो यही कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, है ना, ये सरफेस के पैरेलल है। अच्छा, नॉर्मल जिंदगी क्या कह रही है, नॉर्मल ये जिंदगी कह रही है कि एक्स वाई प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर के कैप और माइनस के कैप में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन यानी कि आई कैप जे कैप में। पिछले वाले क्वेश्चन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आई में थी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे बेटा, टेढ़ी है ना, ये टेढ़ी है, एक कंपोनेंट आई में होगा, एक जे में होगा, लेकिन कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, के कैप के तो परपेंडिकुलर है, के कैप के तो परपेंडिकुलर है ना, तो ये थीटा अलग है, ये अलग थीटा है। जो हम यूज करते हैं
वो थीटा अलग है। तो मान लो यहां पे मैं फाई को डिफाइन कर देता हूं, ई ए कॉस अल्फा बोल देता हूं, ठीक है ना। यहां पे मैं अलग तरीके से एंगल को डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि थीटा वो बोल रखा है, तो यहां पे अल्फा जो है वो 90 डिग्री है। तो फ्लक्स क्या हो गई, जीरो। फ्लक्स क्या हो गई, जीरो। ये है नॉर्मल जिंदगी। ये क्या है, मेंटोस जिंदगी, जो दिमाग की बत्ती जला देती है। 2010 में सवाल आया था। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों सवाल, ये 2006 में आया था, 2010 में आया था। सवाल पढ़ो, 5 सेकंड आंसर टिक करो, 5 सेकंड, समझे। अब आ जाओ इधर, इस सवाल को भी देख लें। सवाल करेंगे आज, अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है ना। इस सवाल को भी देखिए। रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर is placed inside an electric field of 25 volt per meter such that the surface makes an angle of 30 degree with the direction of electric field. Find the flux of the electric field through the rectangular surface. सुनो ध्यान से, जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसकी साइड्स 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। रेक्टेंगल बना दो, एक YZ प्लेन में बना दो चाहे, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल दिखा दिया, इसकी साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक 15 हो गई, एक 10 हो गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। is placed inside a uniform electric field of 25 volt per meter such that the surface makes an angle of 30 degree with the direction of electric field. ये जो सरफेस आपको दिख रही है, ये जो सरफेस आपको दिख रही है, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल, ये अब मैं दिखा रहा हूं कि ये तो YZ प्लेन है, ठीक है ना। ये Z हो गया, ये Y हो गया, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, X में। एरिया वेक्टर किस में होगा, X में होगा। एरिया वेक्टर X में, ठीक है जी। एरिया वेक्टर किस में, X में। ये Y और Z प्लेन में है, ये Y और Z प्लेन में है, एरिया वेक्टर X में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, मैंने आपको बोला था एंगल देख लेना किसके साथ है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। सच दैट द सरफेस, सरफेस के साथ एंगल है। सरफेस तो ये रहा, तो सरफेस के साथ एंगल जो बन रहा है, थोड़ा कलर अच्छा यूज करते हैं, हाँ। सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है भाई, समझ रहे हो, वो 30 डिग्री है। एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल है, 60 डिग्री। ये थीटा है, यहां पे थीटा 30 डिग्री नहीं है। ध्यान से सुनो मेरी बात। ये सरफेस है, ठीक है, दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है। ये एंगल 30 डिग्री है दोनों के बीच, दिख रहा है, दोनों के बीच ये एंगल 30 डिग्री है। लेकिन इन दोनों के बीच एंगल थोड़ी चाहिए होता है हमें, क्या इन दोनों के बीच चाहिए होता है, नहीं। हमें चाहिए होता है एरिया वेक्टर के बीच। एरिया वेक्टर तो ऐसे है ना, तो वो ये 30 है तो ये 60 होगा कि नहीं होगा, 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 बिल्कुल होगा, क्योंकि पूरा 90 है, पूरा 90 है। ये 30 तो है, ये 60। अच्छा जी, इसका मतलब ये होगा कि फ्लक्स हो गई ई ए कॉस थीटा, और थीटा कितना है, 60। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो 25, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 10 इंटू 15, लेकिन ये है बेटा सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में करना पड़ेगा। और कॉस 60 यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉस 60, थीटा लिखना है ना, कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है, 1/2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, ठीक है जी। तो ये 2 यहां पे कट गया, तो इसको सॉल्व करोगे, ये 1875 बाई 100 इंटू 100 आ जाएगा, तो 0.1875 ये आंसर है, ये रहा आंसर 0.1875। अगर एंगल गलत ले लिया तो हो सकता है दूसरा ऑप्शन मैच हो जाए, एंगल गलत नहीं लेना।
एंगल गलत नहीं लेना भाई, ठीक है जी। कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेशन 25 5 15 मैंने कैसे करी वो मैं आपको बता देता हूं, फटाफट कैसे करी। वैसे तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा फटाफट इसमें कर नहीं सकते। ये 15 बन गया भाई, ठीक है ना, मतलब सॉरी ये 25 इंटू 75 बन गया कि नहीं बन गया। ये 75 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 3, मतलब मेरे दिमाग में कैलकुलेशन कैसे हुई फटाफट, मतलब बड़ी जल्दी कर ली है ना। 25 इंटू 75 हो गया, ठीक है ना, मतलब बिना लिखे, मैं बिना लिखे दिमाग में कैलकुलेशन करी है, वो कैसे करनी है, मतलब मैंने कैसे करी। ये 25 इंटू 25 का मुझे याद था कि ये 625 होता है, और इंटू 3 तो 600 इंटू 3 1800 समथिंग आ गया। सोचो, आप सोचो, दिमाग से सोच लो बस, ठीक है ना, दिमाग बस लगाओ थोड़ा सा, आपको सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 25 इंटू 75 बना के नहीं बना, ठीक है, तो 25 इंटू 25 इंटू 3 लिख लो। 25 इंटू 25 625 हो गया, इंटू 3 600 इंटू 3 1800 कुछ होगा, ये रहा आंसर, ठीक है जी। इस तरीके से आप सोच सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कैलकुलेशन ऐसे नॉर्मल करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जैसे सूटेबल लगा तो मैंने करी, क्योंकि मैंने दिमाग में करी थी, मैंने कोई लिख के नहीं करी थी। आप लिख के फटाफट कर सकते हो सकता है मेरे से भी जल्दी कर दो, है ना, हो सकता है किसी की कैलकुलेशन स्किल मेरे से भी तेज हो, भाई हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है ना, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, देख लो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन is uniform and is given by A I cap, B J cap, C K cap. The electric flux associated with surface pi r square I cap. इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जरा, देखो क्या दे रखा है, और एरिया वेक्टर कौन सा कैप दे रखा है, आई कैप। कौन सा कैप दे रखा है, आई कैप। देखो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना, ई वेक्टर क्या है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ठीक है ना, और डॉट प्रोडक्ट पाई आर स्क्वेयर आई कैप। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट तो आई का आई के साथ होगा ना, डॉट प्रोडक्ट तो आई का आई के साथ होगा, डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ होगा सिर्फ, तो ए इंटू पाई आर स्क्वायर, बाकी तो सब जीरो, जे भी जीरो, के भी जीरो, तो ए इंटू पाई आर स्क्वायर, ये रहा आंसर, समझे। डॉट प्रोडक्ट तो भैया यही होगा ना भाई, एरिया वेक्टर किस में है, आई कैप में, ठीक है ना, एरिया वेक्टर किस में है, आई कैप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, आई कैप का, बात खत्म, समझे, सिंपल। इसको देख लो अब, if an electric field is given by 10 I cap 3 J cap 4 K cap, electric field 10 I 3 J 4 K दे रखी है, calculate the electric flux through a surface of area 10 units lying in YZ plane। अब इन्होंने देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है सर, इस क्वेश्चन में इन्होंने एरिया वेक्टर दे दिया था कि वेक्टर किस तरफ है, दे दिया था ना, इसमें एरिया वेक्टर किस तरफ है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें एरिया वेक्टर गिवन था किस तरफ है, इसमें एरिया वेक्टर का आपका दिमाग लगाना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर किस तरफ है। देखो 10 यूनिट्स लाइंग इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, देखो अब ये कॉस थीटा लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, देखो ना तो इस क्वेश्चन में जरूरत ही है कॉस थीटा लगाने की, कहां थीटा वीटा निकालते फिरोगे, डॉट प्रोडक्ट करो सीधा, जहां पे डॉट प्रोडक्ट हो सकता है वहां पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जहां पे थीटा की जरूरत होगी थीटा करेंगे। भैया पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में हमने थीटा निकाला था क्योंकि थीटा की जरूरत थी, ठीक है ना, थीटा के बिना होना ही नहीं था, ये वेक्टर फॉर्म में पहले से ही है तो सीधा डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने, ठीक है ना। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी हम सीधा डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आप देखते जाओ बस। तो एरिया वेक्टर जो है वो वाईजेड प्लेन में है, एरिया वेक्टर वाईजेड प्लेन में है भाई मेरे, ठीक है ना, एरिया वेक्टर इन द वाईजेड प्लेन। तो एरिया वेक्टर जब वाईजेड प्लेन में है, ठीक है ना, तो इसका ये वाईजेड प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर किस में आया, एक्स में, या इधर किसी भी तरफ मान सकते हो, जिस तरफ आप मानना चाहो उस तरफ आप मान सकते हो। तो वाईजेड प्लेन का अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, ठीक है ना, ये है
एरिया वेक्टर अब आई में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो, मुझे एक बात बताओ, अब ये तो मुझे पता चल गया कि एरिया वेक्टर किस कैप में आएगा, बताओ एरिया वेक्टर किस कैप में आएगा भाई, आई में, क्योंकि कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन, इसका एरिया वेक्टर आई में आएगा। तो मैं एरिया वेक्टर जब आई में लेना है तो फिर मैं नेगेटिव आई क्यों लूं, फिर मैं एरिया वेक्टर को पॉजिटिव आई ले लेता हूं, है ना, फालतू में नेगेटिव लेने का कोई सेंस नहीं है। जब मेरी चॉइस है, जब मेरी अपनी ही चॉइस है, ठीक है ना, किसी और कोई कुछ नहीं कह सकता, तो फिर मैं पॉजिटिव ही लूंगा ना यार। एरिया वेक्टर कितना आएगा, 10 आई कैप, कितना आएगा, 10 आई कैप, समझे, डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ, बाकी सब तो हो जाएगा जीरो, तो आई का आई के साथ यानी कि 10 इंटू 10, जे का जीरो, के का जीरो, ठीक है ना, 100 यूनिट्स इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहां पे 100 यूनिट्स, ठीक है जी। तो 10 आई 3j 4k एरिया वेक्टर 10 आई कैप, तो दोनों का कर दिया डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ, तो ये बन गया 100, काम खत्म। क्लियर, एब्सोल्यूटली शुड बी क्लियर, ठीक है ना क्लियर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस शुड बी क्लियर। चलो जी, तो ये सवाल भी हमारा हो गया। पिछले वाले देखो हर तरीके का क्वेश्चन करवाया, इसमें थीटा का यूज करवाया मैंने आपको, देखो कुछ क्वेश्चन करवाए मेंटोस जिंदगी वाले, जिसमें थीटा का भी यूज कर लो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। इसमें भी ये क्वेश्चन करवाया जिसमें थीटा का यूज हो गया, ये क्वेश्चन यूज करवाया जिसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज हो गया, ये क्वेश्चन करवाया जिसमें एरिया वेक्टर खुद निकालना था फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना था, ठीक है जी। तो आई होप आपके सारे मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है अच्छी खासी, है ना। चलो, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, अब हम बात करने वाले हैं कि क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स किस तरीके से निकाली जाती है। क्लोज सरफेस, बंद सरफेस के थ्रू, ठीक है ना, एक सरफेस बंद है, अब उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक क्यूब अज्यूम कर रहा हूं, थ्री में जब चीजें होती हैं तो बेस्ट चीज है कि आप क्यूब बना लो और जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उसको इमेजिन कर लो, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है आपके लिए, जिस कमरे में बैठे हुए हो उसको अज्यूम कर लो आप, ठीक है, कि आप एक क्यूब के अंदर बैठे हुए। क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है, क्लोज्ड सरफेस मतलब बंद कमरा, किसके थ्रू, बंद कमरा, चारों तरफ से बंद, चारों तरफ से, ठीक है ना। ये बंद सरफेसेस नहीं है, ये बंद नहीं है, बंद मतलब वॉल्यूम जो बनाती हैं, जिनके पास वॉल्यूम होता है जैसे कमरा। ये मुझे बताओ क्या ये बंद सरफेस है, इधर से देखूंगा तो खुली है। क्या स्क्वायर कोई बंद सरफेस है, मान लो ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कुछ भी मान लो इसे, ठीक है ना, वैसे तो रेक्टेंगल है, मैं इधर से देख रहा हूं तो ये रेक्टेंगल खुला है ना, खुला है, चारों तरफ से बंद नहीं है, चारों तरफ से बंद हो गया कमरा। कमरे की एक दीवार अगर बोलोगे तो वो होगी रेक्टेंगल या स्क्वायर, वो दीवार बंद नहीं है, कमरा बंद है, ठीक है ना। सर्कल क्लोज्ड सरफेस नहीं है, स्फीयर है, ठीक है ना, स्फीयर। तो क्लोज्ड सरफेस से मेरा मतलब हुआ स्फीयर हो गया, ठीक है ना, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, जिनके पास वॉल्यूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम है, जिनको बंद किया जा सकता है, ठीक है ना, जो बंद हो सकती हैं, सिलेंडर हो गया, तो उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो एक क्यूब ले लिया हमने यहां पे, ठीक है ना, दैट इज अ क्यूब, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है जी। आप जिस भी कमरे में बैठे हुए हो उस कमरे को आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना, उस कमरे को इमेजिन करो अच्छे से,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही, और अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग आ रही है? एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है, अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है। ठीक है जी, ओके। अब सुनो, ये क्यूब हो गया मेरे पास, ठीक है ना, दिस इज द क्यूब। अब इस क्यूब में, ठीक है ना, इस क्यूब में क्या क्या जो चीजें हैं वो हो रही हैं उसको समझो, ठीक है ना। ये इसके कितने फेसेस हैं? एक क्यूब के कितने फेसेस हैं? 6। मैं जिस कमरे में खड़ा हूं या आप जिस कमरे में बैठे हो उसके भी 6 फेसेस हों। एक आपकी छत होगी, एक जमीन होगी, एक दाएं वाली दीवार, एक बाएं वाली दीवार, एक आगे की दीवार, एक पीछे की दीवार। 6 फेसेस। इस कमरे में देखो, ये आपकी जो छत हो गई, ठीक है ना, जो छत हो गई वो हो गई ये वाली CDHG, ये आपकी छत हो गई, देख रहे हो CDHG। मैं लिखूंगा नहीं, जस्ट आप इमेजिन करो, CDHG ये आपकी छत हो गई। नीचे वाली ABFE ये आपकी जमीन हो गई, ABFE ये आपकी जमीन हो गई। सिमिलरली ABCD वो ये हो गया, ये ABCD है, ठीक है ना। EFGH ये सामने वाला, मेरे सामने वाला, ठीक है ना। ABCD ये रहा, EFGH सामने वाला मान लो, ठीक है ना। CDHG छत मान लो, ABFE नीचे वाले मान लो। साइड वाली दीवार, जो साइड वाली दीवार है, एक तो ये है और एक ये है, ये साइड वाली दीवारें हैं भाई, ठीक है ना, जो मैंने यहां पे पेंट की रही हैं, साइड वॉल्स, ठीक है ना। साइड वॉल्स यहां पे क्या हैं? वो यहां पे मेन है, ठीक है ना। साइड वॉल्स कौन सी हैं? ध्यान से सुनो भाई, कौन सी? BCGF मेरे राइट साइड की दीवार, देख लो BCGF। और दूसरी ADHE ये मेरे लेफ्ट साइड की दीवार हो गई। एक मेरे लेफ्ट साइड की दीवार हो गई और एक मेरे राइट साइड की दीवार हो गई, BCGF और ADHE, ठीक है ना। दोनों तरफ की दीवारें हो गई है, एक छत हो गई, एक फ्लोर हो गया, और एक सामने का हो गया, एक पीछे का हो गया। 6 फेसेस समझ में आए, ठीक है ना। समझ में आए कि नहीं आए भाई? बोलो भाई। ये साइड वॉल्स हो गई, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं सारी ताकि आपको समझ में आए। फ्रंट हो गया EFGH जो मेरे सामने है, बैक हो गया ABCD, फ्लोर हो गया ABFE, और सीलिंग जो छत हो गई वो हो गई हमारे पास CDHG। ये हमारे पास क्या हो गई? छत हो गई, ठीक है ना। दैट इज द सीलिंग। सारी चीजें लिख दी भाई मैंने, ठीक है ना, सारी चीजें लिख दी। अच्छा, अब समझो, क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर नोट डालना है। फॉर अ क्लोज्ड सरफेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड्स, हमेशा बाहर की तरफ लेना है एरिया वेक्टर को, हमेशा बाहर की तरफ। मेरी बात को बहुत क्लियरली समझना भाई। देखो, अगर तो ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस कैसे? स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, है ना, उनका एरिया वेक्टर तो देखो, ये मेरा हाथ है, YZ प्लेन है, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन बंद सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर लिया जाता है
वो उस सरफेस से बाहर की तरफ लिया जाता है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, जो मेरी राइट की दीवार है उसका एरिया वेक्टर राइट की तरफ होगा, बाहर की तरफ। बाहर इधर है ना राइट के लिए, और जो मेरी लेफ्ट की दीवार है उसका एरिया वेक्टर इधर होगा। इधर नहीं ले सकता मैं, समझ रहे हो भाई? ये लेफ्ट की दीवार है, सपोज करो ये मेरी लेफ्ट की दीवार है, ये लेफ्ट की दीवार है, समझो ये लेफ्ट की दीवार है मेरी। तो ये अगर लेफ्ट की दीवार है तो इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, समझ रहे हो? और ये राइट की दीवार है, ये राइट की दीवार है तो इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही हर एक का, ठीक है ना? हर एक का तो नहीं देखेंगे हम, लेकिन एरिया वेक्टर आपको ये देखना है भाई किसका किस तरफ है। एरिया वेक्टर देखो मैंने बनाए, राइट का बाहर की तरफ, लेफ्ट का इधर बाहर की तरफ, समझे? ओपन सरफेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर अकेली दीवार हो फिर कोई दिक्कत नहीं कि इधर मान लो या इधर मान लो। लेकिन अगर कमरा है तो उसके लिए दिक्कत है। हमेशा कहां मानना है? बाहर की तरफ मानना है भाई, आउटवर्ड्स मानना है, आउटवर्ड्स, ठीक है ना? यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड्स माना जाएगा। ओके जी, अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है ना? अंदर आने वाली फ्लक्स। अब मैं यहां पे लिखूंगा अंदर आने वाली फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, देखो ये फेस है, उसके सामने दीवार कौन सी आ रही है? इधर से देखो, इधर से आ रही है मेरे पास ऐसे, ये दीवार इसके परपेंडिकुलर ये है, ठीक है ना? ये दिख रही है ना? हाँ, तो इस दीवार के साथ कांटेक्ट हो रहा है, इस दीवार के साथ कांटेक्ट हो रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स में इस दीवार के साथ कांटेक्ट हो रहा है, साइड वाली दीवार के साथ, क्योंकि इधर से आ रही है, ठीक है ना? इधर से आ रही है, कौन सी? एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है ना? तो ये दोनों दीवारें कौन से प्लेन में है? ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन, समझे? तो ये इसके परपेंडिकुलर है। इनवर्ड फ्लक्स ई ए दोनों ऑपोजिट हैं कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, एरिया वेक्टर लेफ्ट में। ई ए कॉस 180, कॉस 180 मतलब -1, ये इनवर्ड फ्लक्स है, इसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड फ्लक्स। पाई आउट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में ही है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही राइट में, ये तो ऐसे क्रॉस करके आ रही है इस दीवार को। मतलब आप ऐसे मान लो कि मेरी तरफ इस इधर से रोशनी आ रही है, इधर से रोशनी आ रही है और उधर निकल रही है, मतलब इधर की दीवार से एंटर हो रही है और इधर की दीवार से निकल जा रही है, समझे? तो पाई आउट ई ए कॉस 0, कॉस 0 क्या होगा? 1, कॉस 0 क्या होगा? 1। एरिया वेक्टर भी इस तरफ इसका तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। इनवर्ड फ्लक्स कितनी आई? -EA। आउटवर्ड फ्लक्स कितनी आई? +EA। समझे? इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स, पाई इन, इसको बोलेंगे इनवर्ड फ्लक्स। मैं नाम भी करण भी कर देता हूं इनका, कभी ध्यान रहे या ध्यान ना रहे तो लिखा हुआ होगा तो समझ में आ जाएगा। आउटवर्ड फ्लक्स लिखा हुआ हो, फ्लक्स थ्रू क्यूब या नेट फ्लक्स या फिर नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स, थ्रू क्यूब या फिर फाई टोटल लिखा हुआ हो या फाई नेट लिखा हुआ हो, आंसर 0 होगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना? क्यों बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ये समझो। मैं पूरा आपको प्रॉपर वे में बता रहा हूं, है ना? हर चीज
इधर से एंटर हुआ, इधर से बाहर निकल गई फ्लक्स। एंटर होने वाली फ्लक्स नेगेटिव आएगी, बाहर जाने वाली फ्लक्स पॉजिटिव आएगी। ध्यान रखना हमेशा, कोई भी शेप हो, कैसी भी शेप हो, ये तो क्यूब बनाया है, शेप कैसी भी हो सकती है, स्फीयर, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कैसी भी हो सकती है। अंदर आने वाली फ्लक्स नेगेटिव होगी, बाहर जाने वाली फ्लक्स पॉजिटिव होगी। ठीक है जी। इस केस में अंदर आने वाली फ्लक्स माइनस ई ए, आउटवर्ड जाने वाली प्लस ई ए। सवाल में लिखा हो फ्लक्स थ्रू द क्यूब, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब या टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, आंसर होगा 0। ई ए माइनस ई ए दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। इस सवाल का आंसर क्वेश्चन में पूछा गया हो नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स या फिर फ्लक्स थ्रू क्यूब, सिंपली आंसर 0 आएगा। आंसर 0 आएगा। ठीक है ना। ई ए माइनस ई ए कट गया, इस क्वेश्चन में कट गया, तो टोटल फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू क्या आ रही है? 0 आ रही है भाई। ठीक है ना। टोटल फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू हमें क्या देखने को मिल रही है? 0 देखने को मिल रही है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। टीबी स्पेशल, टीबी स्पेशल ये है द टोटल या नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, शॉर्टकट, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0, या फिर ऐसे कहें, ऑलवेज नहीं, इज 0 इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। भैया ये 0 क्यों आई? मुझे एक बात बताओ, ये पिछले वाले सवाल में ये 0 क्यों आई? क्योंकि ये दोनों बराबर थी, इनवर्ड और आउटवर्ड कट रही थी। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी इनवर्ड और आउटवर्ड कटेंगी नहीं। सर कैसे? मान लो कि जो यहां से एंटर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और जो यहां से बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वो E2 है। समझ रहे हो? तो ये इसका एरिया वेक्टर इधर आ गया और इसका एरिया वेक्टर इधर चला गया। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है ना। इसका एरिया वेक्टर इधर, उसका इधर, ये जस्ट रफ डायग्राम बनाइए। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है ना। इसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप सिंपली देखो दोनों कटेंगे नहीं। इनवर्ड फ्लक्स क्या लिखोगे? माइनस E1A, और आउटवर्ड फ्लक्स क्या लिखोगे? प्लस E2A। माइनस E1A प्लस E2A, क्या ये कटेंगे? नहीं, टोटल 0 नहीं आएगी, नॉट इक्वल्स टू 0, ये नहीं कटेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कटेंगे। कितना होगा? दैट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 कॉमन आ जाएगा और इनटू ए हो जाएगा, है ना। E1A माइनस E2A माइनस E1A, तो सॉरी, यहां पे E2, यहां पे E1 माइनस E1 और कॉमन है A, E2 माइनस E1 इंटू ए, तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगी। यहां पे टोटल फ्लक्स 0 नहीं बनेगी किसी भी हालत में। ठीक है ना। द टोटल फ्लक्स विल नॉट बी 0 इन दिस पर्टिकुलर केस। इस पर्टिकुलर केस में टोटल फ्लक्स 0 नहीं बनेगी अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये 0 तभी होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मेन बात यह है, मेन बात यह है, टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स या फ्लक्स थ्रू द क्यूब या कोई भी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो, उसके थ्रू टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स 0 होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। समझे? आओ फिर देखो, देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 8 इंटू 10 रेज टू पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं भी पढ़ रहा हूं। व्हाट इज द नेट फ्लक्स इन SI यूनिट्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 0.3 मीटर ओरिएंटेड
so that its faces are parallel to the coordinate plane. कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब एक्स वाई जेड, जो इन्होंने कोऑर्डिनेट प्लेन यहां पे वर्ड यूज किया है, इसका मतलब एक्स वाई जेड, इसका मतलब इसके फेसेस एक्स वाई जेड के पैरेलल हैं। जो पिछले सवाल में हमने बनाया था ना, वही है, वही है, कुछ नहीं है। इसके फेसेस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, एक्स वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। इसके जो भी फेसेस हैं, फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस हैं क्यूब के, सारे फेसेस एक्स वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। ठीक है ना, कोई वाई जेड है, कोई एक्स जेड है, कोई एक्स वाई है। ठीक है जी, ओके। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दे रखी है इन्होंने। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है आई कैप में, देख लो क्वेश्चन में आई कैप दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है और यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में दे रखा है। और आपसे पूछी क्या हुई है? नेट फ्लक्स। आपसे पूछी क्या हुई है? नेट फ्लक्स। 0 पुट कर देना भाई। मेंटोस जिंदगी, टीबी स्पेशल। मेंटोस जिंदगी, दिमाग की बत्ती जला दे, टीबी स्पेशल, 5 नेट 0, खत्म। जितनी अंदर जाएगी उतनी ही बाहर निकलेगी। सर्टेन है आंसर, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करने मत बैठ जाना, पागल हो जाओगे। हाँ, सॉल्व तब करना पड़ सकता है जब सिर्फ इनवर्ड फ्लक्स पूछी हो या सिर्फ आउटवर्ड फ्लक्स पूछी हो, तब सॉल्व करना पड़ सकता है। नेट फ्लक्स के लिए करना ही नहीं है भाई सॉल्व। हाथ भी मत लगा लेना इसको, हाथ लगाना भी गुनाह हो जाएगा भाई इसमें। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100 गुना है, गुनाह है, समझे? फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स किस तरीके से निकाली जाए, अब इसके बारे में समझते हैं। आओ, समझ लेते हैं। कर्व्ड सरफेस के साथ पंगा क्या होता है? कर्व्ड सरफेस के साथ पंगा यह होता है, जैसे ये स्फीयर है, मान लो ये स्फीयर है, 3D शेप बना रहा हूं, स्फीयर है ये। मैंने अभी अभी बताया कि जो भी शेप होती है, जो भी शेप होती है, तो एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है बाहर की तरफ। जो भी क्लोज्ड सरफेस होती है, एरिया वेक्टर उसमें बाहर की तरफ होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब कर्व्ड सरफेस में दिक्कत पता क्या है? हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका एरिया वेक्टर, छोटा सा एरिया वेक्टर, मान लो यहां पे छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, तो डीए वेक्टर, यहां पे छोटा सा एरिया वेक्टर डीए वेक्टर, यहां पे छोटा सा वेक्टर डीए वेक्टर, छोटा सा एरिया डीए वेक्टर, ठीक है ना? यहां पे डीए वेक्टर, सारे नहीं बनाऊंगा मैं, यहां पे डीए वेक्टर, ठीक है ना? बस 2 और डीए वेक्टर, डीए वेक्टर, समझ रहे हो? एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है किसी भी कर्व्ड सरफेस के लिए वो बाहर की तरफ होती है, और कर्व्ड मतलब कोई भी क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज्ड, कर्व्ड नहीं, कोई भी क्लोज्ड हो, वो कर्व्ड भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है, ठीक है ना? कर्व्ड तो ये हो गया स्फीयर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, ये कर्व्ड हो गए। प्लेन कौन होंगे? प्लेन ये क्यूब वाले हो गए, क्यूब, क्यूबॉइड, ये क्या हो गए? प्लेन हो गए जी, ठीक है जी। तो कर्व्ड सरफेस में पंगा ये होता है बेटा कि एरिया वेक्टर जो होता है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हर छोटे छोटे पॉइंट पे चेंज हो रहा है एरिया वेक्टर। देखो, मैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर। देखो, इसमें परपेंडिकुलर ये, फिर थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर थोड़ा सा, हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सरफेस, ये रही सरफेस, इसके परपेंडिकुलर, ये रही सरफेस छोटी सी, तो इसके परपेंडिकुलर, ये रही सरफेस, इसके परपेंडिकुलर। तो कर्व्ड सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वेरिएबल होती है। कर्व्ड सरफेस में डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज वेरिएबल।
सो डायरेक्ट सॉल्विंग इज डिफिकल्ट। तो इस केस में डायरेक्ट सॉल्व करना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना इस केस में बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है, तो हम ट्रिक यूज करते हैं। हम यूज करते हैं ट्रिक। वो यूज ट्रिक यूज करेंगे। टीबी स्पेशल, टीबी स्पेशल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? देखो भाई, सुनो, अब समझो। अब मैं समझा रहा हूं अच्छे से, सुनो। फिर मान लो ये आपके पास कोई हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर, रेडियस इसका आर है, रेडियस इसका आर है, ठीक है, ये आर इसका रेडियस है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से एंटर हो रही हैं। क्या हो रही हैं? एंटर हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से एंटर हो रही हैं। तो इधर से एंटर होके इधर से बाहर निकलेंगी, इधर से एंटर होके इधर से बाहर निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी भाई। एक तरफ से एंटर हो रही हैं, एक तरफ से बाहर निकल रही हैं, ठीक है जी। इधर से एंटर हुई, इधर से बाहर निकल गई। अच्छा जी, यूनिफॉर्म मान लेते हैं, यूनिफॉर्म मान लेते हैं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, चाहे स्फीयर हो, हेमीस्फीयर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, नेट फ्लक्स कितनी होगी? 0 होगी। 0 बिल्कुल होगी सर, एब्सोल्युटली 100% 0 होगी। मान ली बात आपकी सर। अच्छा, अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से एंटर हो रही है। अब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, अब ये ऐसे है, ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे है, दिख रहे हैं? ऐसे एक तरफ से तो सीधी है, ये देखो, ये सीधा हाथ है, ये सीधा हाथ है, दिख रहा है? हाँ, और ये ऐसे कर्व्ड है, दिख रहा है ना? तो ये सीधे वाले हाथ का, मुझे एक बात बताना, ये जो सीधे वाला हाथ है, एक तो कर्व्ड है, ठीक है ना, दूसरा सीधा है। तो सीधे वाले हाथ का एरिया वेक्टर कहां है? सीधे वाले हाथ का एरिया वेक्टर कहां है? इधर, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, समझ रहे हो? बाहर की तरफ। और कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर तो फिक्स होता ही नहीं, कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर तो फिक्स होता ही नहीं है। उसका एरिया वेक्टर तो बता ही नहीं सकते फिक्स हम कहां है। कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर नहीं बता सकते, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। बोलो भाई, होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, 100% होगा भाई। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, मान ली बात, ठीक है जी। इसका एरिया वेक्टर इधर, तो इनवर्ड फ्लक्स ई ए कॉस 180 तो माइनस ई ए, एरिया कितना है पुट कर दो, पाई आर स्क्वेयर, तो माइनस पाई आर स्क्वेयर इंटू ई, ये इनवर्ड फ्लक्स हो गई भाई। माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ये इनवर्ड फ्लक्स हो गई। देख लो जरा, ये एरिया क्या होगा? ये सर्कल ही तो है, ये साइड में क्या है भाई? सर्कल है ना? हाँ, सर्कल है एरिया, ठीक है ना? तो सर्कल है ये, तो भैया ये क्या बन गया? माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू ई। अब हमें पता है कि टोटल कितनी होगी? 0, क्योंकि यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो टोटल 0 होगी। अब टोटल 0 कहने का मतलब कि फाई इन प्लस फाई आउट इज इक्वल्स टू 0। इन कितना है? माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू ई, तो फाई आउट भी कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू ई प्लस में, पाई आर स्क्वायर इंटू ई प्लस में हो जाएगा भाई, ठीक है ना? ये आउट भी कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है, एरिया वेक्टर बाहर है, ये माइनस में है। कर्व्ड सरफेस का
एरिया वेक्टर नहीं पता होता, ठीक है ना, लेकिन टोटल तो पता है। तो अगर इनवर्ड पता है, टोटल पता है, तो आउटवर्ड आ गया, ठीक है ना। आउटवर्ड आ गया कि नहीं आ गया भाई, बोलो। आउटवर्ड आ गया, ठीक है ना, आउटवर्ड आ गया हमारे पास, समझे। आउटवर्ड पता चल गया, पाई आर स्क्वायर इंटू ई। वैसे तो हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है वो तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो फ्लक्स आउटवर्ड्स आपके हिसाब से 2 पाई आर स्क्वायर ई मत कर देना, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं कर सकते, दिस इज रियली रॉन्ग, ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। आउटवर्ड जो फ्लक्स है, ठीक है ना, वो ये आ रही है, जीरो बनना चाहिए इनका सम, सीधा एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते यहां पे कि इसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता तो 2 पाई आर स्क्वायर ही कर दिया, नहीं भाई, इसका एरिया वेक्टर ही डिफाइन नहीं है, कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ही फिक्स नहीं होता, तो इसलिए वैसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, नहीं कर सकते, ये चीज नहीं कर सकते भाई। ये चीज नहीं कर सकते, दिस कैन नॉट बी डन, दिस कैन नॉट बी डन, क्लियर, एब्सोल्यूटली क्लियर, दिस शुड बी रियली रियली क्लियर टू यू कि टोटल जीरो है, इनवर्ड ये है, आउटवर्ड ये है, टोटल जीरो है, तो आउटवर्ड ऐसा नहीं लिख सकते, समझे। ये ट्रिक से हमें कर्व्ड सरफेस की फ्लक्स निकालनी पड़ती है, एक ट्रिक से कर्व्ड सरफेस की फ्लक्स हमें निकालनी पड़ती है भाई, ऐसे नहीं आती, समझे। हाँ, ऐसे नहीं पता चलता भाई, ऐसे नहीं आती फ्लक्स। प्रोजेक्शन कंसेप्ट, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, बस सोचने का अलग तरीका है, रिश्ता वही है जो पिछले स्लाइड में बताया, रिश्ता वही है, सोच नहीं है। ये स्टार प्लस वालों ने बोला था, हालांकि इसके लिए मुझे स्टार प्लस वालों ने कोई पैसे नहीं दिए हैं। प्रोजेक्शन कंसेप्ट, प्रोजेक्शन कंसेप्ट क्या है सर? सर व्हाट इज प्रोजेक्शन कंसेप्ट? प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन एरिया भी बोल सकते हैं। इसको कैसे समझो, अभी जैसे मैंने ये एग्जांपल ली, ये हेमिस्फीयर बनाया मैंने, ठीक है ना, क्या बनाया? हेमिस्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे आ रही है, या रोशनी पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, सपोज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लाइट है यहां पे पड़ रही है, ठीक है ना। तो आपको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कर्व्ड सरफेस के लिए, उसका परपेंडिकुलर एरिया देखना है, ठीक है ना। लाइट के परपेंडिकुलर ये एरिया है कि नहीं है, बताओ मुझे। एरिया परपेंडिकुलर टू लाइट रेज, इसको ही बोलेंगे हम प्रोजेक्शन एरिया, इसको ही बोलेंगे हम प्रोजेक्शन एरिया। जो एरिया लाइट रेज के परपेंडिकुलर होगा, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है जी, तो ये लाइट रेज के परपेंडिकुलर एरिया जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, वो क्या है? यही तो है, समझ रहे हो? ये लाइट इस पे जाके परपेंडिकुलरली पड़ रही है, ठीक है ना। लाइट रेज के परपेंडिकुलर एरिया ये देखना होता है हमें, ये देखना होता है जब भी कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं। तो ये परपेंडिकुलर एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना है? पाई आर स्क्वायर। यही चीज तो हमने यहां पे करी है, जब आउटवर्ड फ्लक्स निकाली है तो हमने 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर परपेंडिकुलर एरिया नहीं है। आप मुझे बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है? परपेंडिकुलर, सामने, सामने एरिया जिस पे लाइट आके स्ट्राइक कर रही है, ऐसे स्ट्राइक कर रही है।
लाइट आके ऐसे स्ट्राइक कर रही है, वो कौन सा एरिया है? वो ये एरिया है। समझे कि नहीं समझे? ये लाइट आके ऐसे स्ट्राइक कर रही है भाई, तो ये एरिया इसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया। तो कौन सा एरिया इसमें लिखा जाएगा? पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा। नॉट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है एरिया। ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है भाई, ठीक है? तो ये नहीं लिख सकते। कौन सा एरिया लिखना है सर? जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, पाई आर स्क्वायर। इस डायग्राम में भी, इस डायग्राम में स्फीयर को मैंने ऐसे बना दिया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये परपेंडिकुलर एरिया है, वो पाई आर स्क्वायर ही है। समझे? हाँ, तो यहां पे अब इधर से आ रही है लाइट। अब इस डायग्राम में देखो, अब ये स्फीयर मैंने उल्टा रख दिया, अब ये हेमीस्फीयर मैंने उल्टा रख दिया भाई। देखो जरा, हेमीस्फीयर पहले ऐसे रखा हुआ था, इस डायग्राम में मैंने हेमीस्फीयर को ऐसे रख दिया है। तो इस डायग्राम में आप देखो, यहां से इनवर्ड ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटवर्ड ऐसे जा रही है, ठीक है ना? एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। देखो, ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो। है, बिल्कुल है। तो आउटवर्ड फ्लक्स जो होगी वो होगी E इंटू पाई आर स्क्वायर। वो तो ये वाली है, फ्लैट वाली। वो पूछे कौन सी? फ्लैट वाली, ये वाली। एरिया वेक्टर भी उस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ है। तो इनवर्ड के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा टिक कर देना माइनस पाई आर स्क्वायर। ये किस सरफेस के लिए हो गया? कर्व्ड। ये किसके लिए होगा? कर्व्ड के लिए हो गया। माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर। भैया देखो, इसमें क्या था? इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, पहले फ्लैट सरफेस पे स्ट्राइक कर रही थी, तो इनवर्ड माइनस पाई आर स्क्वायर, ये कौन सा वाला था? फ्लैट वाला था। ये कौन सा वाला था? फ्लैट। ये फ्लैट के लिए था, ये किसके लिए था? कर्व्ड के लिए था। इसमें उल्टा हो गया, इसमें उल्टा हो गया, ये कर्व्ड के लिए हो गया और ये फ्लैट के लिए हो गया। जिधर से आ रही है उस पर डिपेंड करता है ना कि क्या बन रहा है। बस मेन बात यह है कि जब भी कर्व्ड सरफेस के थ्रू एरिया देखना है, माइनस या प्लस, वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि किधर से आ रही है, कि अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। ये तो माइनस या प्लस उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एरिया कौन सा लेंगे? परपेंडिकुलर एरिया लेंगे। कौन सा एरिया लेंगे? परपेंडिकुलर एरिया लेंगे कर्व्ड के लिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, अब द फ्लक्स थ्रू द हेमीस्फेरिकल सरफेस। देखो, अगर बोला होता थ्रू हेमीस्फीयर, थ्रू हेमीस्फीयर, तो फ्लक्स कितनी होती? 0। आंसर होता 0। इसका आंसर 0 नहीं है, हेमीस्फेरिकल सरफेस बोला गया है, हेमीस्फेरिकल सरफेस बोला गया है, ठीक है ना? हेमीस्फेरिकल सरफेस यानी कि कर्व्ड, यानी कि कौन सी सरफेस की बात हो रही है? कर्व्ड की बात हो रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड सरफेस से बाहर निकल रही है कि अंदर आ रही है? बताओ भाई। ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है कि अंदर आ रही है? बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। बाहर निकल रही है तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो फ्लक्स कितनी होगी? कर्व्ड के थ्रू। एरिया कौन सा लेंगे? परपेंडिकुलर। एरिया ये नहीं लेंगे, एरिया तो यही लेंगे, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के लिए आउटवर्ड है, तो इसका मतलब फ्लक्स क्या होगी? पॉजिटिव। फ्लक्स क्या होगी? पॉजिटिव होगी। आउटवर्ड है कर्व्ड सरफेस से, ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है ना? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आउटवर्ड है, कर्व्ड सरफेस से आउटवर्ड आ रही है, कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है भाई, ठीक है ना? आउटवर्ड आ रही है तो कितना लिखोगे? पाई आर स्क्वायर इंटू ई, खत्म। यही तो लिखोगे,
एरिया यही लेना है, एरिया परपेंडिकुलर ही लेना है, ठीक है ना, एरिया वो दूसरा नहीं लेना, एरिया परपेंडिकुलर ही लेना है, बस प्लस या माइनस ये देखना। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। अगर टोटल हेमिस्फीयर पूछा होता तो 0 होता। हेमिस्फेरिकल सरफेस मतलब कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस के थ्रू पहले तो ये देखो कि अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। कर्व्ड सरफेस से बाहर जा रही है, ठीक है ना। ये पहले वाले एग्जांपल में क्या था, यहां पे कर्व्ड सरफेस से बाहर जा रही थी, जा रही है ना, प्लस था। यहां पे क्या है, कर्व्ड सरफेस से अंदर जा रही है तो माइनस था। अब यहां पे कर्व्ड सरफेस से क्या जा रही है, बाहर जा रही है, प्लस आएगा, लेकिन एरिया परपेंडिकुलर ही आएगा। एरिया क्या आएगा, परपेंडिकुलर ही आएगा, समझे। तो भैया कल की क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें हो गई हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी आज काफी हो गए हैं। कल की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में, और गॉस लॉ वाला जो लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का होगा लास्ट लेक्चर, तो उसमें बने रहिएगा और हंसते रहिएगा, खेलते रहिएगा। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। शुक्रिया, बाय 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 बाय।